हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 7। हम लेकर आते हैं इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड न्यूज़ से जुड़ी हुई टॉप ट्रेंडिंग खबरें। न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना सुझाव दें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आज एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट साउथ एशिया में हमने देखा इस्टेब्लिश होते हुए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए आज़ाद कश्मीर के दारुल खिलाफ़े मुज़फ़्फ़राबाद में, सड़क पे उन्होंने छोटी सी रैली के साथ वो चले, उन्होंने एक वॉल का इफ्तिताह किया, फिर वो असम्बली में गए, उन्होंने कश्मीर से अपनी सॉलिडरिटी का इजहार किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक मस्जिद को घिरा के उसके ऊपर जो मंदिर खड़ा किया जा रहा है राम का, उसकी उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी। उस तारीख़ को, जिस तारीख़ को कश्मीर के मुसलमानों से उनकी आज़ादी बिल्कुल छीन ली गई, उनका तशख़्ख़ुस छीन लिया गया। क्या दुनिया इस कंट्रास्ट को देख सकती? दुनिया ना सिर्फ इस कंट्रास्ट को देख रही है बल्कि कॉग्निजेंस भी ले रही है। वो इस तरह से, पहले तो मैं बात करूंगा अपने प्राइम मिनिस्टर की, कि ये अभी बात हो रही थी इस असेंबली सेशन से पहले, तो मेरे एक दो दोस्तों ने ये कहा कि जी 19 अगस्त 2019 से लेके तो आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने किया क्या है सवाए इसके कि फ़ोटो ऑप्स। मेरे इल्म के मुताबिक ये प्राइम मिनिस्टर की कश्मीर के ऊपर 121वीं एंगेजमेंट है। 121वीं एंगेजमेंट, 121वीं एंगेजमेंट है, और डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पे। अच्छा, अब उसकी लिस्ट जो है वो मौजूद है, वो अगर मेरा कोई दोस्त कहेगा मैं उसको फराहम कर सकता हूँ। मेरे फॉरेन मिनिस्टर ने, शाह महमूद कुरैशी ने, मुझे नहीं लगता कि इस एक साल के अंदर कोई ऐसे फॉरेन मिनिस्टर दुनिया के हैं किसी मुल्क के जिनसे उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता नहीं किया। कुछ तो इसलिए कि उसमें आपके पैसे बचते हैं, आप नहीं जा सकते, दूसरा ये कोविड-19 की वजह से। इसके अलावा जब हम देखते हैं तो नैरेटिव में एक चेंज आता हुआ हमें नज़र आता है, और वो ये सिर्फ ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर गए मुज़फ़्फ़राबाद या इस तरह से। मैं ये देखता हूँ कि मेरे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो अभी आपके प्रोग्राम में थे, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यानी हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो ज़ाहिर किया। मैं ये देखता हूँ कि मेरे फॉरेन मिनिस्टर साहब टेलीविज़न पे कुछ दिन पहले आके कहते हैं कि श्रीनगर हमारी मंजिल है। मैं ये देखता हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर साहब हमें कहते हैं कि जी सियाचिन कल भी हमारा था, सियाचिन आज भी हमारा है। अब इस तरह की चीज़ें, या ये कि हम उस वक्त तक यानी कश्मीरियों को, अपने बहन भाइयों के साथ खड़े हैं जब तक कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो जाते। वो जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, मैं चाहूँगा कि वो ये ज़रा स्टेटमेंट्स देख लें। प्राइम मिनिस्टर से शुरू करें। जब वो गए, एक बात आपको फौरी तौर पे बताऊं, क्योंकि मुझे आरिफ निज़ामी साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो पहले हमारी नशिस्त में नहीं थे, कि हमने प्राइम मिनिस्टर्स को देखा यूनाइटेड नेशंस में जाते हुए किसी सितंबर के महीने में, और उसमें 2 या 3 लाइनें पैराग्राफ बोलते हुए देखा। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं तो वो जिस तरह से तकरीर करते हैं। अब मुझे ये बताइएगा, एक चेंज आ गई। मेरा सवाल इनसे ये है कि अगर ये सारा कुछ इनको नजर नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब, ये चाहते क्या है कि हुकूमत पाकिस्तान करे? ये सवाल आपका किससे है? उन लोगों से जो उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि जी एक्शन का टाइम आ गया। अच्छा, मैं जरा इस क्वेश्चन को थ्रो करता हूं, बिकॉज मुझे आरिफ निज़ामी साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो पहले हमारी नशिस्त में नहीं थे। आरिफ निज़ामी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा प्लग इन आप हो जाएं, बिकॉज आप जो पहले नशिस्त चल रही थी उसका आप हिस्सा नहीं थे, तो इसलिए मैं पहले ज़रा जाऊँगा हारून रशीद साहब की तरफ। हारून रशीद साहब और इरशाद आरिफ साहब, एम्बेसडर नजमुल साकिब का बेसिक आर्गूमेंट ये है कि गुज़िश्ता 1 बरस में, ये 2 बरस में, जब से ये हुकूमत आई है, कश्मीर पे पाकिस्तान की बुनियादी जो पोजीशन और पोस्चर है उसमें एक फंडामेंटल चेंज आ गई है, और गुज़िश्ता 1 बरस में इस गवर्नमेंट ने दुनिया भर को एंगेज किया है, जिससे दुनिया में कश्मीर को देखने के अंदाज में एक तब्दीली आई है। डू यू एग्री विद दिस हारून साहब? वो सर सैयद की मौत पे अकबर इलाहाबादी ने कहा था, हमारी सब बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था, मत भूलो उसको, फ़र्क जो है कहने वाले करने वाले ने। सवाल ये है कि 10-15 लाख मस्जिदें हैं पाकिस्तान में, हर रोज़ वाज होता है नेकी पे, तो उससे माशरे की अखलाकी हालत क्या बेहतर हो रही है? काम करना पड़ता है, बाय एग्जाम्पल लीड करना पड़ता है। और ये खूब कही इन्होंने कि टेलीफोन करते हैं उससे पैसे बचते हैं। ये कोरोना तो अभी कल की बात है, 5 अगस्त को तो कोरोना नहीं था। हम वो सारी बातें कह चुके हैं जो कहने की, बार बार दोहराने की क्या बात है। वो क्लिप्स भेजें, दुनिया का ज़मीर बेदार करें। इराक़ में कितने बड़े बड़े जुलूस निकले थे, मुसलमान मुल्कों को में राय अम्मा को बेदार करने के लिए हमने क्या किया है। और मैं बार बार हमने कहा है कि हमें कुछ बताती नहीं है कश्मीर कमेटी।
فارن منسٹری کچھ بتاتی. مجھے یاد ہے کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے مشرف کے زمانے میں منموہن سنگھ سے, تو ہر مہینے وزیر خارجہ بلا کے ہمیں بریف کرتے تھے. اور یہ پریکٹیکلی انہوں نے کیا کیا ہے, انڈیا کے اتنے تضادات ہیں, وہ ارشاد عارف صاحب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں, اس کو اجاگر کرنے کے لیے کیا کیا ہے. اور عالمی رائے دیکھیے سوویت یونین کیسے ٹوٹا تھا, اس کے اندر کے تضادات جو ہے وہ نمایاں ہو گئے تھے. انڈیا کے اندر کے تضادات نمایاں کرنے کے لیے کیا کیا ہے. اگر باتیں کرنے سے دنیا بدل سکتی تو یہ جو مسجدوں میں آواز ہوتا ہے اس سے پاکستان کا معاشرہ جو اخلاقی طور پہ بہت ترقی کر چکا ہوتا. ڈاکٹر صاحب میں اگر سم اپ کر دوں نا ناظرین کے لیے کہ آپ کا بیسکلی رد عمل یہ ہے کہ کہنا کرنا ہی جو ہے کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے نہ آ سکیں. جی جناب ارشاد عارف صاحب. جناب گزارش یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان ایک سال میں OIC کا کوئی اسپیشل سیشن بلا سکی ہے صرف جو کشمیر کے ایشو پر اور 5 اگست کے اقدامات پر غور کرے اور اپنا ریئیکشن دے ایک سال میں؟ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی حالات بدل گئے ہیں, انڈیا کے ساتھ مفادات. دیکھیں یہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اور ڈائلاگ ہوتا ہے یہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ہوتا ہے, اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کی ڈپلومیسی اور ڈائلاگ میں اتنی اہمیت نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلم ممالک کو, عرب ممالک کو قائل کر سکیں, اپنی طرف مائل کر سکیں, تو کامیابی پھر کس چیز کی ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا, جو بھی یہ کہتا ہے وہ غلط بیانی کرتا ہے. حکومت نے کیا لیکن اس کا کوئی ابھی تک رزلٹ سامنے نہیں آتا. یہ نہیں ہے کہ کل آج کشمیر ایک سال میں ہمارے قبضے میں آ جانا چاہیے تھا, لیکن جو اتنا بڑا واقعہ ہوا, جو ریئیکشن آیا ہے میڈیا میں یا ڈپلومیسی میں, وہ کشمیری عوام کی قربانیوں کی وجہ سے آیا ہے یا بھارت کے غلط اقدامات کی وجہ سے ہے؟ ہماری کوششیں کیا ہیں, یہ ہے ہمارا بنیادی سوال کہ ہماری کوششوں کا کیا نتیجہ ابھی تک سامنے آیا ہے. کوئی مذمتی قرارداد جنرل اسمبلی کی طرف سے آئی ہو, کوئی اسپیشل سیشن OIC کا آیا ہو, کوئی ہم ایسی چیز پیش کر سکیں دنیا کے سامنے کہ جناب یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے؟ تو میرا خیال ہے اس حوالے سے نجم الثاقب صاحب بھی ہمیں نہیں بتا سکتے, شاہ محمود صاحب بھی نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے, نہیں بڑا صحیح ہے. اب ذرا مجھے عارف نظامی صاحب کو لے لیجیے. عارف نظامی صاحب آپ اب ٹھیک ہے اردو کے ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں, بہت روبسٹ کرتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر آپ ایک انگریزی زبان کے اخبار آپ نے لانچ کیا, آپ اس کے ایڈیٹر رہے, آپ کی بڑی اس حوالے سے آپ کا ایک تشخص ہے. اس پہ تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں ہمارے ویورز کو اور امبیسڈر نجم الثاقب صاحب کو بھی کہ ہم جو کچھ بھی کشمیر کے حوالے سے اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں, جذبات کا اظہار کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, وہ سب تو ہمارے ہی اسی نوائز باکس کے اندر رہ جاتا ہے. دنیا کو تو پتہ نہیں چلتا بیکاز ہم انگریزی زبان کے اندر اپنا مفہوم اور اپنا آرگومنٹ دنیا کے سامنے پریزنٹ ہی نہیں کر پاتے. اس کے بارے میں آپ کی کیا تھنکنگ ہے؟ جی یہ آپ نے خود ہی بات کہہ دی. دراصل بات یہ ہے کہ جہاں تک تو زبانی اقدامات کا تعلق ہے, تقاریر کا تعلق ہے, وہ اتنی پاکستان میں ہوئی ہیں گزشتہ 70 سال میں کہ اگر ایسے آزاد ہونا ہوتا کشمیر تو ہو جاتا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تسلسل کی بات کر رہا ہوں اس حکومت کی نہیں, کہ یوں دعا کی مرض بڑھتا ہی گیا کہ کشمیر کی جو حق خود ارادیت کے جذبات ہیں ان کو روٹ کرتے کرتے 370 کے ذریعے موجودہ حکومت کے دور میں تنسیق کے ذریعے انیکس کر لیا گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی اقدام تھا اور اس کا اسی طریقے سے حکومت پاکستان نے جواب بھی ترکی بترکی دینے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ تو پولیمکس کی حد تک ہے. لیکن جہاں تک عملی بات کا تعلق ہے, ابھی ارشاد عارف صاحب نے OIC کی بات کی, میں ذرا اس کو ایک مختلف پہلو سے دیکھتا ہوں. شاہ محمود قریشی ذاتی طور پر میرے دوست ہیں, بڑے فعال آدمی ہیں, لیکن پچھلے ایک سال میں جب سے آرٹیکل 370 کی تنسیخ ہوئی ہے, انیکسیشن ہوئی ہے, وہ UN کتنی دفعہ گئے ہیں, وہاں امریکی کانگریس کا کتنی دفعہ لابنگ کی ہے, OIC کو کہاں تک ون بورڈ لیا, پاکستان کے میسج کے علاوہ کشمیریوں کی فلائٹ کو کہاں تک انہوں نے اجاگر کیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک جز وقتی
वज़ीर ख़ारजा है मेरे नज़दीक। ये ख़ारजा अमूर का जो कलमदान है, ख़ास तौर पर किस किस्म के वज़ीर ख़ारजा हैं? नाजुक दौर में पार्ट टाइम, इस लिहाज से नहीं कि इनका पोर्टफोलियो नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे हैं कि पार्ट टाइम वज़ीर ख़ारजा। जी जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, उनकी एक टांग पाकिस्तान की सियासत में, और दिन ब दिन वो पाकिस्तान की सियासत में मज़ीद उन्होंने अपने पंजे गाड़ने की कोशिश की है। और जब से उनका नाम -1 फार्मूले के निकला है तो उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी अपना एस्पिरेशंस हैं। माजी में जो वज़ीर ख़ारजा होते थे वो एक कुल वक्ती जॉब होता था। ख़ुद कुरैशी साहब पे क्रिटिसिज्म आता था कि पाकिस्तान में उनका कदम ही नहीं टिकता, वो कभी किधर गए होते हैं किधर होते हैं। खुर्शीद कसूरी साहब मुझे याद है, सरताज साहब अगरचे दौरा नहीं करते थे लेकिन फॉरेन ऑफिस में टिक के काम करते थे। तो ये जो एक मसला है कि आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है, आपने गए नहीं बाहर, आपने कहीं लॉबिंग ही नहीं की। देखे ना, कोविड तो 4 महीने से आया है, ये तो 1 साल हो गया इस बात को। ठीक, तो बड़ा अच्छा आपका ये अपनी जो बड़ा अच्छा आपने आर्गुमेंट ये बिल्डअप कर दिया है, जो है ना बदलनी पड़ेगी। बड़ा अच्छा आपने ये आर्गुमेंट बिल्डअप कर दिया है। मैं चाहता हूं कि एम्बेसडर साहब जो हैं वो ज़रा इसको रिस्पॉन्ड कर दें, खास करके इस चीज़ को। मेरे साथ रही आरएस साहब, ये जो चीज़ है कि शाह महमूद कुरैशी साहब फ़ोन तो चलें कर लिया, लेकिन कितनी दफ़ा वो की कैपिटल्स में गए या एंगेज कर सके वहाँ की लीडरशिप को। वो जो फ़ोटो अपॉर्चुनिटी थी जाके आधा घंटा बताने वाली, या अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी कितनी इंगेजमेंट हुई है फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, इस पर क्या रिस्पॉन्स है? मोहित, मैं जल साहब की तरफ भी आता हूँ, लेकिन मैं फॉरेन ऑफिस का वैल्यू जल साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। इसके बाद मैं इस सिलसिले में कुछ इसलिए भी मुसद्दिका बात कर सकता हूँ कि मैं इस टीम का, इस फैमिली का हिस्सा हूँ जिसको फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब हेड कर रहे हैं। ठीक, मैंने पिछले 35 साल में ये ठीक है, निज़ामी साहब ने ठीक कहा कि कसूरी साहब जो हैं वो बड़े मुतहर्रिक थे और वो टिक के काम करते थे। मेरे ख्याल में जितना मुतहर्रिक मैंने इस दौर के शाह महमूद कुरैशी को देखा है, क्योंकि वो पहले भी फॉरेन मिनिस्टर थे और फॉरेन पॉलिसी के दौर, आपको तो उन मीटिंग्स का नहीं पता जो वो फॉरेन ऑफिस में करते हैं। आपको नहीं पता कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें लॉन्च की हैं। तमाम दुनिया के सफ़ीरों को उन्होंने एक पेज पे इकट्ठा करके और उन तमाम सफ़ीरों से ये कहा है कि मुझे किसी वक्त भी बात करें, मेरे साथ किसी वक्त भी बात करें, मुझे सजेशंस दें, मैं सजेशंस पर्सनली सुनूंगा। फॉरेन ऑफिस में हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में एक मीटिंग होती है, सीनियर मैनेजमेंट बैठती है और उसमें फ़ैसला होता है कि जी क्या किया जाए। फिर उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो अपनी मीटिंग्स करते हैं। ये कहना कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो मुल्की सियासत में ज़्यादा है और वो फॉरेन पॉलिसी पे नहीं, ये थोड़ी सी ज़्यादती है। कुछ इसलिए भी कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अब एक आदमी जो है वो अपनी बिसात से या अपनी पोस्ट से ज़्यादा डिलीवर कर सकता है और वो कर रहा है, तो हर्ज क्या है इसमें? तो मैं तो ये कहूँगा कि जितना मुतहर्रिक मैंने अपने इस फॉरेन मिनिस्टर को इस टेन्योर में उस चीज़ का आपने जवाब नहीं दिया जो उनका कोर है। ये तो चलें कि जो इंटरनेशनल की जगहों पे जैसे यूनाइटेड नेशन में जाके लोगों को एंगेज करना, OIC को एंगेज किया करना, है, OIC को भी एंगेज किया है, यूनाइटेड नेशंस को भी किया है। लेकिन वही बात असल में ये होती है कि हम ये चाहते हैं कि मैं हूँ ना, मसलन एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे सारा कुछ बता दिया जाए कि जी क्या कर रही है हुकूमत। ठीक, टेलीविजन की स्क्रीन पे सामने मसला कश्मीर हल करना है, ऐसा नहीं होता। और चूंकि आपका ये 92 जो है ये हिंदुस्तान में भी देखा जा रहा है ये, और मैं कैसे आपको बता दूं या फॉरेन मिनिस्टर मेरे कैसे आपको बता दें कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है, अच्छा हमने क्या करना है। ये एक नया आपने एंगल इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है, स्टेट सीक्रेट्स वाला। जरा मैं जनरल साहब को इसमें ले लूँ। जनरल एजाज ऐवान साहब, आप क्या महसूस करते हैं, एक आर्गुमेंट जो यहाँ से एयर हो रहा है और जो लोग महसूस भी करते हैं, गवर्नमेंट का भी आर्गुमेंट है कि 2008 से 2018 तक पाकिस्तान की हुकूमतों ने कश्मीर को पसे पुश डाला, गालिबन चूँकि अमेरिका का और मगरबी दुनिया का, यानी हिंदुस्तान का वाया भटिंडा, वाया मगरब एक प्रेशर था कश्मीर के कॉज से पाकिस्तान को हटाने के लिए। सो पाकिस्तान की हुकूमतों ने हिंदुस्तान को ऑब्लाइज किया बिकॉज ऑफ अमेरिका, बिकॉज ऑफ द वेस्ट, और वो पूरा एक जो स्ट्रक्चर था वो पीछे चला गया कश्मीर के कॉज के हवाले से। अब इस हुकूमत जो है ये इसको 2 बरस में कोशिश कर रही है, ख़ास करके 1 बरस से बहुत कोशिश की है कि कश्मीर का दोबारा नाम लिया जाए। आप इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं? जी देखिए, कश्मीर की मुईद अगर उसकी स्ट्रगल को धचका लगा है या पिछले
10 साल में 8 से 18 तक अगर वो बैक बर्नर पे गई है तो उस वक्त दुनिया में जो एक एनवायरनमेंट बना था फॉरेन इंटरवेंशन इन अ नेबरिंग कंट्री, जो दहशत गर्दी का एक नया कॉन्सेप्ट आया था 9/11 के बाद, उस 9/11 के बाद हिंदुस्तान ने उस चीज़ को अपनी डिप्लोमेसी की वजह से इस तरीके से कैश किया कि इस इंतफादा को, इंडिजिनस स्ट्रगल को, वो किसी हद तक दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो गया कि ये बैरूनी मदाखलत से चल रही है और अंदर कुछ भी नहीं है। उस वक्त चूंकि अमेरिका खुद एक टारगेटेड कंट्री था और वो अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा था दहशत गर्दी के खिलाफ, और यूरोप खुद सफ़र कर रहा था और खुद पाकिस्तान के अंदर जिस स्केल पे थी दहशत गर्दी, उस वक्त कश्मीर इशू का थोड़ा सा बैक बर्नर पे चले जाना ये एक्सपेक्टेड था। और वो 72 ईयर्स के बाद एक तब्दीली आई थी, 72 नहीं 62 ईयर्स के बाद एक तब्दीली आई थी और वो नैरेटिव कुछ मांद पड़ा था। लेकिन जो मौजूदा जो कुछ इस वक्त हो रहा है, इसका तमाम तर क्रेडिट इस पूरे कश्मीर सिचुएशन को इंटरनेशनलाइज करने में और अपनी पॉलिसीज को डिस्क्रेडिट करने में जो किरदार नरेंद्र मोदी ने अदा किया है, इसका क्रेडिट कोई और नहीं ले सकता। उन्होंने पूरी कश्मीर की जो पॉपुलेशन है और लीडरशिप है उसको एलियनेट कर दिया है, उसको उन्होंने एलियनेट कर दिया है। आज कोई भी कश्मीरी लीडर प्रो इंडिया नहीं है। हिंदुस्तान की तरफ न मुफ्ती देखते हैं, न अब्दुल्ला देखते हैं और न हुर्रियत वाले देखते हैं। उन्हें पता है कि हिंदुस्तान उनका तशख़्ख़ुस तबाह कर चुका है। तो आज उसने एक जो दरार अपनी सोसाइटी के अंदर पैदा कर दी है हिंदुस्तान ने, जहां माइनॉरिटीज को इल ट्रीट किया जा रहा है, जो अंदरूनी फिशर्स क्रिएट किए हैं, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की वजह से जो इनसिक्योरिटी क्रिएट की है, और जो यूएन रेजोल्यूशन को यकसर नजरअंदाज करके उनको विंडो से बाहर फेंक कर एक जबर के साथ काबिज हो गया वो उस ऐसे इलाके पर जो यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक हल तलब था। तो इस तमाम इशू को इंटरनेशनलाइज करने में सबसे बड़ा किरदार नरेंद्र मोदी का है। पाकिस्तान ने उसमें क्या किया, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमने उसके लिए क्या किया। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जो कुछ यूएन के प्लेटफॉर्म पे कहा, जिन खदशात का उन्होंने इजहार किया, उनमें से कोई भी मटीरियलाइज नहीं हुआ। अब उस वक्त उनकी तवक्कुआत गलत थी या उसका फॉलो अप गलत था, कुछ भी नहीं हुआ जो उन्होंने कहा था। उन्होंने ये कहा था कि मुझे डर है, आज 55 दिन हो गए हैं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि आज 55 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, मुझे खतरा है कि 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रेडिकलाइज हो जाएंगे। 1.3 बिलियन, 1.3 अरब मुसलमान रेडिकलाइज हो जाएंगे और वो हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर उन्होंने एक फिल्म का हवाला देते हुए ये भी कहा था आखिर में कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मैं भी हथियार उठा लूंगा। ये भी उन्होंने कहा, जिस पर बहुत तालियां बजी। और फिर उन्होंने ये कहा था कि दुनिया इस पर तवज्जो दे, अगर ब्लड बात होगा कश्मीर में अगर ये कर्फ्यू ना उठाया गया। आज 55 दिनों के बाद 310 दिन का उसमें इजाफा कर लें, 365 दिन से वो कर्फ्यू नाफिज है। इनमें से कोई भी तब्दीली नहीं आई, न 1.3 बिलियन मुसलमान रेडिकलाइज हुए, बल्कि मुस्लिम उम्मा का एक नैरेटिव भी नहीं बन सका, यूनिफाइड नैरेटिव, मुश्तरका नैरेटिव मुझे नहीं ब्रेक बन लेने सका दीजिए। हमारी फॉरेन बहुत पॉलिसी आपने की वजह से। मुफस्सल मैं आपके आर्गुमेंट को सम अप भी कर देता हूँ। ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद इसी चीज़ को लेके हम आगे बढ़ते हैं। बुनियादी तौर पे भारत की जो हुकूमत है, जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी फॉरेन ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी दुनिया के बदलते हुए हालात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। जैसे जैसे इंटरनेशनल पैराडाइम बदले हैं, खा वो 1990 के बाद बदले हों, सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद बदले हों या 9/11 के बाद बदले हों, उन बदलते हुए हालात में उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया है और पाकिस्तान बदलते हुए हालात में अपने आप को उस तरह से इफेक्टिवली पोजीशन नहीं कर सका। जल साहब का आर्गुमेंट है
کہ پاکستان اس انٹرنیشنل نیریٹو میں، پیراڈائم شیپنگ میں ڈیفینسو لیول پہ رہا ہے، اور اب بھی گزشتہ ایک برس میں جو نئے بدلتے ہوئے حالات ہیں پاکستان اس میں ایفیکٹولی جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک طرح سے کہ ہم نے اس میں اس پیراڈائم شیپنگ کے اندر ہم نے اپنے آپ کو پلیس کرنا کیسے ہے۔ اسی بات کو ہم اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ بریک کے بعد آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک۔